जिंदगी मुश्किल है। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन लेखक एम स्कॉट पेक कहते हैं कि जिस दिन आप इस सच को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन से जिंदगी की मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन उनसे लड़ने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। 1978 में जब यह किताब छपने गई, तो कई पब्लिशर्स ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर लिस्ट में लगातार 13 सालों तक बनी रही। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज तक बहुत कम किताबें तोड़ पाई है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज कुमार राज, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आज हम समझ रहे हैं एम स्कॉट पेक की कालजयी किताब द रोड लेस ट्रैवल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिश्तों में बार बार आने वाले तनाव, करियर में रुकावट और अंदर महसूस होने वाला खालीपन, इन सब की वजह क्या है? इन सब के पीछे एक ही कड़वा सच छिपा है: जिंदगी के मुश्किल होने के विचार से इनकार करना। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी आसान और बिना किसी रुकावट के चलती रहे। जब भी कोई मुसीबत आती है, हम उदास होकर पूछते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हमें लगता है जैसे बाकी दुनिया बहुत आराम से जी रही है और सिर्फ हम ही संघर्ष कर रहे हैं। यही सोच हमें कमजोर बनाती है, क्योंकि हमने कभी ये माना ही नहीं कि संघर्ष तो जिंदगी का एक सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा है। जितना ज्यादा हम इस सच से भागते हैं, हमारी समस्याएं उतनी ही ज्यादा गंभीर और डरावनी लगने लगती है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो बार बार सोचता है, काश मेरी जिंदगी भी दूसरों की तरह आसान होती। सच्चाई यह है कि हर इंसान, चाहे वो बाहर से कितना भी सफल क्यों न दिखे, अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से जूझ रहा होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, तो अपनी सामान्य समस्याओं को भी बहुत बड़ा मानने लगते हैं। इस ऑडियो सीरीज में हम इस महान किताब को 4 मुख्य भागों में समझेंगे: अनुशासन, प्रेम, आत्मविकास और कृपा। आज के इस पहले भाग में हम बात करेंगे अनुशासन, यानी अनुशासन के जरिए जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की कला पर। एम स्कॉट पेक के अनुसार अनुशासन ही वो औजार है जिससे इंसान अपनी समस्याओं को हल करता है। अगर अनुशासन नहीं है, तो आप समस्याओं से भागेंगे, और भागकर टाली गई समस्या कभी खत्म नहीं होती। वो उस कर्ज की तरह है जिस पर ब्याज बढ़ता रहता है, और एक दिन वो आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। मानसिक और भावनात्मक तनाव का सबसे बड़ा कारण समस्याओं से भागना ही है। जब आप किसी कठिन बातचीत या मुश्किल फैसले को टालते हैं, तो वो समस्या गायब नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर और बिगड़ती जाती है। अनुशासन के मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं। पहला है तुरंत मिलने वाले सुख को टालना, जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, यानी पहले मुश्किल काम को निपटाना और बाद में सुख का आनंद लेना। जो लोग पहले पढ़ाई करते हैं और बाद में खेलते हैं, उनकी जिंदगी उन लोगों से बहुत ज्यादा व्यवस्थित होती है जो पहले मजा करते हैं और काम को टालते रहते हैं। अनुशासन का दूसरा हिस्सा है अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना। यहां पेक 2 अलग अलग तरह की मानसिक स्थितियों से बचने की सलाह देते हैं। पहली स्थिति है न्यूरोटिक स्वभाव, जहां इंसान हर गलती और समस्या के लिए खुद को दोषी मानता है, चाहे उसकी कोई गलती हो या न हो। दूसरी स्थिति है कैरेक्टर डिसऑर्डर, जहां इंसान कभी अपनी जिम्मेदारी मानता ही नहीं और अपनी हर नाकामी का दोष दूसरों या परिस्थितियों पर मढ़ देता है। एक स्वस्थ और अनुशासित मन इन दोनों के बीच का संतुलन बनाता है। वो अपनी वास्तविक जिम्मेदारी को साफ साफ पहचानता है और उसे स्वीकार करता है। तीसरा हिस्सा है सच के प्रति पूरी निष्ठा। हमारी मान्यताएं दुनिया के नक्शे की तरह होती है। अगर आप अपने नक्शे को समय समय पर अपडेट नहीं करेंगे, अपने भ्रम और झूठ को नहीं हटाएंगे, तो आप गलत रास्ते पर चलते रहेंगे। चौथा हिस्सा है संतुलन। जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना। कब लचीला होना है और कब सख्त, कब पुरानी आदतों को छोड़ना है, यह तय करना ही सच्चा संतुलन है। इसे समझने के लिए एम स्कॉट पेक अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से एक युवा अकाउंटेंट का उदाहरण देते हैं। वो युवक अपना सारा काम आखिरी समय तक टालता रहता था,
फिर पूरी पूरी रात जागकर तनाव में काम करता था, जिससे गलतियां होती थी। वो युवक हमेशा अपने बॉस को कोसता था कि बॉस बहुत सख्त है और डेडलाइंस नामुमकिन है। लेकिन काउंसलिंग के दौरान उसे समझ आया कि असली समस्या बॉस नहीं, बल्कि उसकी खुद की काम टालने की आदत थी। जैसे ही उसने पहले काम खत्म करने और बाद में आराम करने का नियम बनाया, उसकी वर्क क्वालिटी और मानसिक शांति दोनों बदल गए। बॉस वही रहा, काम वही रहा, लेकिन उसके अनुशासन ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। दोस्तों, मैं पंकज कुमार राज आपसे कहना चाहता हूं कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर के हालात नहीं होते, बल्कि हालात से निपटने का हमारा तरीका होता है। सोचिए, दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, सबसे पहले कठिन विषयों को समझता है और न आने पर बिना झिझक शिक्षक से सवाल पूछता है। दूसरा विद्यार्थी कठिन विषयों से भागता है, सिर्फ आसान चीजें पढ़ता है जो उसे आती है ताकि उसे अच्छा लगे, और परीक्षा से एक रात पहले घबराकर सब रटने की कोशिश करता है। परिणाम साफ है, पहला विद्यार्थी आत्मविश्वास से भरा होता है क्योंकि उसने अनुशासन से अपनी कमजोरियों का सामना किया। दूसरा विद्यार्थी तनाव में रहता है क्योंकि उसने केवल भागने का रास्ता चुना। मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। प्रसिद्ध मार्शमेलो टेस्ट में पाया गया कि जिन बच्चों ने तुरंत मिठाई खाने की जगह थोड़ा इंतजार करने का आत्मनियंत्रण दिखाया, वे भविष्य में करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सफल हुए। इसी तरह साइकोलॉजी में लोकस ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत बताता है कि जो लोग अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, वे अधिक मजबूत और सफल बनते हैं। वही दूसरों को दोष देने वाले लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। इस अनुशासन को जीवन में उतारने का सबसे आसान तरीका है ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी अपने दिन की शुरुआत में सबसे कठिन और जिस काम को आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं, उसे सबसे पहले खत्म कीजिए। जब आप दिन का सबसे मुश्किल काम सुबह ही कर लेते हैं, तो पूरा दिन तनाव मुक्त बीतता है। साथ ही जब भी किसी समस्या के लिए दूसरों पर उंगली उठाने का मन करे, रुकिए और खुद से पूछिए, इस स्थिति में मेरी अपनी क्या जिम्मेदारी है? आज ही एक ऐसा काम चुनिए जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं, चाहे वो कोई फोन कॉल हो, कोई पेंडिंग ईमेल हो या कोई मुश्किल फैसला। सब कुछ छोड़कर सबसे पहले उसे पूरा कीजिए। अपनी इस यात्रा को आसान बनाने के लिए एक 7 दिवसीय योजना बनाइए। पहले 2 दिनों में उन सभी कामों की एक सूची तैयार कीजिए जिन्हें आप टालते आ रहे हैं। तीसरे से 5वें दिन तक रोज सबसे पहले एक टाले गए काम को खत्म कीजिए। छठे और 7वें दिन अपने मानसिक तनाव की तुलना कीजिए कि काम टालने की जगह उसे पूरा करने से आपको कैसी शांति मिली। इसे 30 दिनों का रूपांतरण बनाने के लिए पहले हफ्ते कठिन काम पहले करने की आदत डालिए। दूसरे हफ्ते किसी बड़े और पेंडिंग फैसले को सुलझाइए। तीसरे हफ्ते रिश्तों में आ रही कड़वाहट या मुश्किल बातचीत का सामना कीजिए। और चौथे हफ्ते अपनी पुरानी लिस्ट देखकर अपनी प्रगति का जश्न मनाइए। हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने किस मुश्किल का सामना किया और किससे भागने से बचा? अब गहराई से सोचिए, ऐसी कौन सी एक समस्या है जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं? अगर आज आप उसका सामना करना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन अनुशासन के साथ आप इस पर विजय पा सकते हैं। मैं आपका होस्ट पंकज कुमार राज अब आपसे विदा लेता हूं। अपनी इस हीलिंग यात्रा पर भरोसा रखिए और अनुशासन के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। रोमांटिक फिल्मों और गानों ने हमें सिखाया है कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो बस अचानक हो जाता है। तितलियां उड़ने लगती हैं और दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये असली प्यार नहीं है? एम्स स्कॉट पेक सच्चे प्यार की एक बहुत ही अनोखी और व्यावहारिक परिभाषा देते हैं। प्यार कोई सिर्फ महसूस होने वाली भावना नहीं है, बल्कि एक सचेत फैसला और कार्य है जो हम खुद की या किसी दूसरे की आत्मिक और मानसिक उन्नति के लिए बार बार चुनते हैं। नमस्कार,
मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज कुमार राज। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आज हम समझ रहे हैं द रोड लेस ट्रैवल्ड का दूसरा अध्याय, सच्चा प्यार और उसकी असली परिभाषा। लेखक बहुत ही गहराई से दो बातों के बीच का अंतर समझाते हैं। प्यार में पड़ना यानी फॉलिंग इन लव, और सच्चा प्यार करना यानी जेन्युइन लव। प्यार में पड़ना एक अस्थायी दौर है। ये आपके साथ अपने आप होता है। इस पर आपका कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। इसमें कुछ समय के लिए दो लोगों की अहम की सीमाएं टूट जाती हैं और वे खुद को एक दूसरे के साथ एक महसूस करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ये अवस्था कुछ महीनों से लेकर ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही टिकती है, जिसके बाद दोनों इंसान वापस अपनी स्वाभाविक सीमाओं में आ जाते हैं। इसके विपरीत सच्चा प्यार एक चुनाव है, एक प्रतिबद्धता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके साथ अचानक हो जाए, बल्कि ये वो काम है जिसे आप रोज जिम्मेदारी से करते हैं। जब आकर्षण की शुरुआती भावनाएं कम होने लगती हैं, तब जाकर असली प्यार की शुरुआत होती है। सच्चे प्यार में इंसान खुद को मिटाता नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं का विस्तार करता है। इसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपना समय, ऊर्जा और ध्यान देने का फैसला करते हैं, चाहे उस समय आपकी रोमांटिक भावनाएं तेज हो या न हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो लेखक की क्लिनिकल प्रैक्टिस से है। एक शादीशुदा जोड़ा उनके पास काउंसलिंग के लिए आया। शादी के शुरुआती 2-3 सालों का रोमांच खत्म हो चुका था और अब वे एक दूसरे से कटेक्टे महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद उनकी शादी एक गलती थी और उनके बीच प्यार खत्म हो चुका है। थेरेपी के दौरान एम स्कॉट पेक ने उन्हें समझाया कि उनकी शादी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली प्यार का दौर शुरू हुआ है। जब उन्होंने एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझना शुरू किया, कठिन बातों से भागने के बजाय उन पर खुलकर चर्चा की, तो धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और स्थिर हो गया। उन्होंने समझा कि सच्चा प्यार हमेशा तितलियां उड़ने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की ग्रोथ के लिए रोज प्रयास करने का नाम है। मैं पंकज कुमार राज आपसे कहना चाहता हूं कि सच्चे प्यार का विपरीत नफरत नहीं, बल्कि आलस्य और उपेक्षा है। जब हम किसी के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं, तब रिश्ता खत्म होने लगता है। इसे माता पिता और बच्चे के रिश्ते से भी समझा जा सकता है। एक माता पिता अपने बच्चे को सिर्फ खुश रखने में लगे रहते हैं। बच्चा जो मांगे वो देते हैं, कभी अनुशासन नहीं सिखाते, कभी ना नहीं कहते, क्योंकि वे बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते। ऊपरी तौर पर लगता है कि वे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ अपनी खुद की असहजता से बच रहे हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चा जिद्दी और कमजोर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ माता पिता बच्चे की लंबी उम्र की भलाई के लिए कभी कभी ना भी कहते हैं, कठिन सबक सिखाते हैं, भले ही बच्चा थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाए। पेक के अनुसार यह दूसरा तरीका ही सच्चा प्यार है, क्योंकि यहां प्राथमिकता बच्चे की आध्यात्मिक और मानसिक प्रगति है, न कि केवल उसकी अस्थायी खुशी। साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो सच्चा प्यार एक सुरक्षित जुड़ाव यानी सिक्योर अटैचमेंट बनाता है, जहां दो स्वतंत्र इंसान एक दूसरे की बढ़त में मदद करते हैं, न कि एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होकर जी रहे होते हैं। अक्सर लोग अत्यधिक निर्भरता को प्यार समझ लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी के बिना जी नहीं पा रहे हैं या खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं, तो वो प्यार नहीं, बल्कि आपकी अपनी असुरक्षा और निर्भरता है। सच्चा प्यार दो पूर्ण व्यक्तियों के बीच का एक सुंदर साझा सफर है। अगर आप अपने रिश्तों में सच्चे प्यार को उतारना चाहते हैं, तो रोज खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं इस इंसान की मानसिक और आत्मिक प्रगति के लिए क्या कर सकता हूं? केवल सामने वाले को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी ईमानदारी से कही गई कड़वी बात भी रिश्ते की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। आने वाले 7 दिनों में अपने किसी एक खास रिश्ते पर ध्यान दीजिए। देखिए कि क्या आपका प्यार सिर्फ भावनाओं पर टिका है या आप सच में उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। और अगले 30 दिनों के लिए एक आदत बनाइए।
रोज अपने पार्टनर, बच्चे या दोस्त की ग्रोथ में मदद करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। मुश्किल बातचीत से मत भागिए और रिश्ते को एक मजबूत नींव दीजिए। सोचिए और खुद से पूछिए, आप अपने सबसे करीबी रिश्ते में किस तरह का प्यार निभा रहे हैं? क्या आप सिर्फ भावनाओं के भरोसे चल रहे हैं या रोज सच्चे प्रयास से उस रिश्ते को सींच रहे हैं? सच्चा प्यार एक कला है और इस कला को रोज सीखना पड़ता है। मैं आपका होस्ट पंकज कुमार राज अब आपसे विदा लेता हूं। अगले भाग में हम बात करेंगे इस किताब के तीसरे महत्वपूर्ण स्तंभ यानी आध्यात्मिक विकास और ग्रोथ के बारे में। अपनी इस खूबसूरत यात्रा पर भरोसा रखिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी आस्थाएं, आपकी मान्यताएं और दुनिया को देखने का आपका नजरिया सच में आपका अपना है या फिर ये महज किसी और का सिखाया हुआ पाठ है? हम में से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी सोच के दायरों में ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, बिना ये जाने कि सोच के नए दरवाजे कैसे खोले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज कुमार राज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स की इस खास सीरीज द रोड लेस ट्रैवल्ड के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रोथ यानी अपनी चेतना, अपनी सोच और अपनी दुनिया को देखने के नजरिए का विस्तार करने पर। एम स्कॉट पे कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान का अपना एक धर्म या वर्ल्ड व्यू होता है। यहां धर्म का मतलब किसी औपचारिक या संगठित धर्म से नहीं है, बल्कि उस बुनियादी ढांचे से है जिससे आप इस दुनिया को समझते हैं, फैसले लेते हैं और अपनी जिंदगी को अर्थ देते हैं। चाहे कोई इंसान खुद को बहुत धार्मिक मानता हो या खुद को नास्तिक, हर इंसान के पास दुनिया को देखने का एक चश्मा होता ही है। और सच्ची आत्मिक या मानसिक ग्रोथ का मतलब है अपनी इस सोच, अपनी इस दुनिया को देखने के चश्मे को लगातार परखना और उसे बड़ा करना। लेकिन यहां लेखक हमें दो खतरनाक रास्तों से सावधान करते हैं। पहला है अपने माता पिता या समाज द्वारा सिखाई गई बातों को बिना सवाल किए आंख बंद करके मान लेना, जिसे अंधी स्वीकृति कहते हैं। और दूसरा है उन बातों को बिना समझे केवल विद्रोह के भाव में आकर पूरी तरह खारिज कर देना, जिसे अंधी अस्वीकृति कहते हैं। सच्चा विकास इन दोनों के बीच में है, जब आप अपनी मान्यताओं को बिना किसी डर के परखते हैं, अपने अनुभवों से उनकी जांच करते हैं और एक परिपक्व अपनी खुद की समझ विकसित करते हैं। ये विकास कभी खत्म नहीं होता। ये एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। लेकिन अपनी पुरानी आरामदायक मान्यताओं को छोड़ना आसान नहीं होता। इसमें एक तरह का दर्द होता है, मानसिक असहजता होती है और यहीं पर अनुशासन काम आता है। उस असहजता का सामना करने का साहस दिखाना। इसे समझने के लिए एम स्कॉट पेक अपने एक मरीज का उदाहरण देते हैं, जो पेशे से एक वैज्ञानिक था। बचपन में उसे बहुत ही सख्त और कट्टर धार्मिक माहौल में पाला गया था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने उन पुरानी धार्मिक बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और खुद को एक तार्किक वैज्ञानिक मान लिया, जो सिर्फ लॉजिक में विश्वास रखता था। लेकिन काउंसलिंग के दौरान सामने आया कि सब कुछ खारिज करने की इस प्रक्रिया में उसने अपने जीवन के अर्थ और जुड़ाव की गहरी भावना को भी खो दिया था। उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था, जिसे वो तार्किकता का नाम दे रहा था। महीनों की काउंसलिंग के बाद उसने धीरे धीरे अपनी खुद की एक नई और गहरी समझ विकसित की। उसने न तो बचपन की अंधभक्ति को चुना और न ही केवल गुस्से में सब कुछ खारिज किया। उसने एक ऐसा नजरिया बनाया जिसमें विज्ञान की तर्कशीलता भी थी और जीवन के अर्थ व उद्देश्य का गहरा एहसास भी। ये बदलाव आसान नहीं था। उसे अपनी विज्ञानी पहचान पर भी सवाल उठाने पड़े थे। दोस्तों, मैं पंकज कुमार राज आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम अपनी सोच के बने बनाए ढर्रे को तोड़ते हैं, तभी असली समझ का जन्म होता है। इसे दो लोगों के उदाहरण से समझिए जो एक ही जैसे माहौल में पले बढ़े हैं। पहला व्यक्ति अपने बचपन की हर बात को बिना सोचे समझे सच मानता रहता है। पुरानी मान्यताओं
और पूर्वाग्रहों को धोता रहता है। वो कभी अपनी समझ का दायरा नहीं बढ़ाता, क्योंकि नए विचारों से मिलना उसे असहज करता है। दूसरा व्यक्ति लगातार अपने विचारों पर सवाल उठाता है, नए नजरियों को समझता है, अलग अलग सोच के लोगों से बात करता है। जब उसे दिखता है कि उसकी पुरानी सोच में कोई कमी थी, तो वो उसे बदलने से नहीं झिझकता, भले ही इसमें थोड़ा दर्द महसूस हो। 10 साल बाद पहला व्यक्ति वही खड़ा रहता है जहां वो सालों पहले था। उसमें कोई मानसिक विकास नहीं होता, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहीं ज्यादा समझदार, संवेदनशील और बुद्धिमान बन जाता है, क्योंकि उसने लगातार अपनी मान्यताओं को परखा और निखारा है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी मानसिक लचीलापन कहते हैं। जब आपकी मान्यताएं और आपके वास्तविक अनुभव मैच नहीं करते, तो मन में एक बेचैनी पैदा होती है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। समझदार इंसान अपनी मान्यताओं को नए अनुभवों के हिसाब से अपडेट कर लेता है, जबकि अड़े रहने वाले लोग सच को ही नकारने लगते हैं, ताकि उनकी पुरानी सोच बनी रहे। अपनी सोच का विस्तार करने के लिए आज ही एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपनी किसी एक बहुत पुरानी मान्यता को चुनिए और ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए मानता हूं क्योंकि मुझे ये सिखाया गया था, या इसलिए क्योंकि मैंने खुद इसे अपने अनुभव से जाना है? साथ ही जानबूझकर ऐसी किताबें पढ़िए या ऐसे लोगों की बातें सुनिए जिनकी सोच आपसे अलग है। उनसे बहस करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं। इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारने के लिए 7 दिनों की एक सरल योजना बनाइए। पहले 2 दिनों में अपनी उन सभी बुनियादी मान्यताओं की एक सूची बनाइए जो सफलता, रिश्तों, पैसों और जीवन के बारे में आपके पास है। तीसरे से 5वें दिन तक हर एक बात पर सवाल उठाइए कि ये कहां से आई और क्या आज भी ये आपके लिए सच है। छठे और 7वें दिन अपनी नई और परिपक्व समझ को एक डायरी में लिखिए और अगले 30 दिनों के रूपांतरण के लिए पहले हफ्ते अपनी दुनिया को देखने के नजरिए का एक ईमानदार ऑडिट कीजिए। दूसरे हफ्ते नए विचारों, नई किताबों और नए नजरियों को एक्सप्लोर कीजिए। तीसरे हफ्ते अपनी पुरानी मान्यताओं को नया आकार दीजिए और चौथे हफ्ते महसूस कीजिए कि 30 दिन पहले की तुलना में आज आपकी सोच कितनी व्यापक हो चुकी है। हर हफ्ते खुद से पूछिए, क्या इस हफ्ते मेरी सोच का दायरा थोड़ा और बढ़ा? क्या मैंने किसी नए नजरिए को ईमानदारी से समझने की कोशिश की? गहराई से सोचिए, आपकी ऐसी कौन सी सोच या मान्यता है जिसे आपने आज तक कभी गहराई से नहीं परखा? अगर आज आप उस पर सवाल उठाना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी व्यापक हो सकती है। अपनी सोच को सीमित मत रखिए, दुनिया को एक नए चश्मे से देखना शुरू कीजिए। मैं आपका होस्ट पंकज कुमार राज अब आपसे विदा लेता हूं। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे इस किताब के सबसे दिव्य और गहरे हिस्से यानी ग्रेस या अनुग्रह के बारे में। अपनी इस खूबसूरत हीलिंग यात्रा पर भरोसा रखिए और अपनी समझ का दायरा बढ़ाते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी पूरी ताकत और अनुशासन से किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो अचानक कुछ ऐसे अनजाने मोड़ या संयोग बनते हैं जो आपकी सोच से परे आपकी मदद कर जाते हैं? विज्ञान इसे इत्तेफाक कह सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और लेखक एम स्कॉट पेक इसे ग्रेस यानी कृपा का नाम देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज कुमार राज, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स की इस सीरीज के चौथे और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। आज हम समझ रहे हैं द रोड लेस ट्रैवल्ड का चौथा और बेहद दिव्य अध्याय, ग्रेस यानी वो अनदेखी शक्ति जो हमारी आत्मिक और मानसिक उन्नति में मदद करती है। एम स्कॉट पेक एक प्रशिक्षित साइकियाट्रिस्ट थे, और फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर इस विषय पर बात की। वे कहते हैं कि इंसानी मन में ठीक होने और आगे बढ़ने की ऐसी अद्भुत क्षमताएं मौजूद हैं, जिन्हें केवल जैविक या मैकेनिकल नियमों से नहीं समझाया जा सकता। ग्रेस कोई जादू नहीं है,
ये कोई ऐसा विचार भी नहीं है जो आपकी मेहनत की जगह ले ले। ग्रेस तब काम करना शुरू करती है जब आप खुद अनुशासन, प्रेम और अपनी सोच के विस्तार के जरिए आगे बढ़ने का सच्चा प्रयास करते हैं। जब आप पूरे मन से खुद को बदलने का फैसला करते हैं तो अक्सर आपको ऐसी अनदेखी मदद, नए अवसर और विचार मिलते हैं जो आपकी अपनी योजना से कहीं बड़े होते हैं। लेकिन हमारा मन अक्सर इस बदलाव का विरोध करता है, क्योंकि बदलाव अपने साथ अनिश्चितता लाता है और अनिश्चितता मन को असहज बनाती है। इसके बावजूद ग्रेस बार बार सपनों, नए अवसरों, अचानक आने वाले विचारों और सही समय पर सही लोगों से मुलाकात के रूप में हमारा दरवाजा खटखटाती रहती है, जब तक कि हम उसे स्वीकार न कर लें। इसे समझने के लिए एम्स स्कॉट पेक अपने काउंसलिंग करियर का एक गहरा उदाहरण साझा करते हैं। उनके पास एक मरीज आया जो अपने पिता के साथ सालों पुराने अनसुलझे तनाव और कड़वाहट को लेकर जी रहा था। सालों की थेरेपी के बाद भी वो कड़वाहट उसके मन से पूरी तरह निकल नहीं पा रही थी। फिर एक रात उसे एक बहुत ही स्पष्ट और अजीब सपना आया। उस एक सपने ने उसके सोचने के तरीके को ऐसे बदला जिसे सालों की काउंसलिंग भी पूरी तरह नहीं कर पाई थी। उस सपने के बाद उसके मन की कड़वाहट पिघल गई और उसकी हीलिंग की रफ्तार बहुत तेज हो गई। पेक कहते हैं कि यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि जब हमारा सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ऐसी अंतर्दृष्टि और स्पष्टता प्रदान करता है जिसे हम इंटरनल ग्रेस या मन की आंतरिक कृपा कह सकते हैं। मैं पंकज कुमार राज आपसे कहना चाहता हूं कि केवल लॉजिकल प्लानिंग ही जीवन की हर समस्या का समाधान नहीं है। कोशिश पूरी कीजिए, लेकिन साथ ही अनजान और अप्रत्याशित मदद के लिए अपने मन के दरवाजे हमेशा खुले रखिए। सोचिए 2 ऐसे लोगों के बारे में जिनकी अचानक नौकरी छूट जाती है। पहला व्यक्ति केवल अपनी लॉजिकल सोच पर निर्भर रहता है, बायोडाटा भेजता है, इंटरव्यू देता है, लेकिन जब कुछ जगह से रिजेक्शन मिलता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। उसके पास स्थिति को देखने का कोई और दृष्टिकोण नहीं होता। दूसरा व्यक्ति भी वही मेहनत करता है, बायोडाटा भेजता है, तैयारी करता है, लेकिन साथ ही नए अवसरों और अनदेखी संभावनाओं के लिए खुला रहता है। वो पुराने दोस्तों से बात करता है, नए लोगों से मिलता है और बिना किसी जिद के नए रास्ते तलाशता है। अचानक उसे अपने एक पुराने सहकर्मी से एक ऐसे काम का अवसर मिलता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। मेहनत दोनों ने की थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति के खुलेपन ने उन दरवाजों को भी ढूंढ लिया जो पहले व्यक्ति को दिखाई ही नहीं दे रहे थे। साइकोलॉजी में इसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस और रेजिलियंस से जोड़कर देखा जाता है। शोध बताते हैं कि जो लोग मुश्किल समय में भी जीवन के गहरे अर्थ को ढूंढ पाते हैं, वे तनाव से बहुत जल्दी बाहर आते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए केवल अपने नियंत्रण और सख्त योजनाओं पर ही निर्भर मत रहिए। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाइए, लेकिन साथ ही नए विचारों, अपनी गट फीलिंग्स और अप्रत्याशित अवसरों के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही एक पल के लिए रुकिए और अपने अतीत के उस एक पल को याद करके धन्यवाद दीजिए, जहां आपकी अपनी योजना के बिना भी आपको अचानक कोई बड़ी मदद या सही रास्ता मिल गया था। आने वाले 7 दिनों में अपने जीवन के उन पलों को पहचानिए जहां आपको अनपेक्षित मदद मिली थी। साथ ही अनुशासन, प्रेम और अपनी सोच के विस्तार को अपनी आदत बनाइए और अगले 30 दिनों के लिए इस पूरी किताब के 4 स्तंभों को अपनी दिनचर्या में ढालिए। रोज मुश्किल काम को पहले कीजिए, दूसरों की भलाई के लिए प्रयास कीजिए, अपनी पुरानी सोच को परखिए और जीवन के सुंदर सरप्राइज के लिए हमेशा तैयार रहिए। चलिए इस पूरी जीवन यात्रा और एम्स स्कॉट पेक की इस महान किताब को एक साथ समेटते हैं। पहले अध्याय में हमने जाना कि अनुशासन ही समस्याओं का सामना करने की असली चाबी है। दूसरे अध्याय में हमने सीखा कि सच्चा प्यार कोई भावना नहीं, बल्कि
रोज दूसरों की प्रगति के लिए किया जाने वाला एक सच्चा प्रयास है। तीसरे अध्याय में हमने समझा कि अपनी सोच और दुनिया को देखने के नजरिए को कभी स्थिर नहीं, बल्कि हमेशा विकसित होते रहने देना चाहिए। और चौथे अध्याय में हमने देखा कि अपनी मेहनत के साथ साथ अप्रत्याशित मदद और कृपा के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा निचोड़ यही है, जिंदगी मुश्किल है, और जिस दिन आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन से आप मुश्किलों से डरना और उनसे भागना बंद कर देते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अनुशासन आपको समस्याओं का सामना करना सिखाता है। प्यार आपको अपनों और खुद के विकास से जोड़ता है। सोच का विस्तार आपको समझदार बनाता है और ग्रेस आपको याद दिलाती है कि इस खूबसूरत यात्रा में आप कभी अकेले नहीं हैं। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स का ये प्रयास और ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे किसी दोस्त के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अनुशासन, प्रेम, सोच का विस्तार या कृपा, इन चारों में से कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। याद रखिए, जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन उस मुश्किल से आपका रिश्ता बदल सकता है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज कुमार राज। अपनी इस हीलिंग और ग्रोथ की यात्रा पर भरोसा रखिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए।